दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑन यूपी रेवेन्यू कोड एंड आप जो है इसको देख सकते हैं बाकी की वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर। तो आप पाएंगे कि आपके पास जो है पूरी वीडियो है, लाइन बाय लाइन आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि सारी चीज़ को संक्षिप्त रूप से और मतलब सरल रूप से समझाने की कोशिश की है, समझने की कोशिश भी की है, कुछ भी मान लीजिए उसको। तो आपके लिए बहुत लाभकारी होंगी। अब आप देख सकते हैं। बाकी ये स्टार्ट करते हैं, ये लास्ट वीडियो रहेगा आपका, क्योंकि इसमें 102 पेजेस में ही दे रखा है आपका यूपी रेवेन्यू कोड। और इसके सारे राइट्स जो हैं बुक के, वो समर्थ अग्रवाल परीक्षा मंथन पब्लिकेशन की बुक आती है, उनके हैं। मेरा जस्ट काम रीड करना है, यानी कि पॉडकास्ट करना है जस्ट, तो मैं सिर्फ वही कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं आपका क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द प्रोविजंस रिलेटेड टू जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट, फर्स्ट अपील एंड सेकंड अपील। ठीक है, तो सबसे पहले हमको जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स पूछा है। ठीक है, इसमें कोर्ट का नेचर नहीं पूछा है कि कोर्ट का नेचर क्या है, वेदर इट्स रेवेन्यू कोर्ट, वेदर इट इज़ सिविल कोर्ट, वेदर इट इज़ वट एवर कोर्ट, स्मॉल कॉजेज और एटसेट्रा। तो आपको ये बताना है कि प्रोविज़न रिलेटेड टू जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट क्या है। तो सबसे पहले आपको जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट के लिए सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी जाना पड़ेगा। ठीक है, सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी कहता है कि कोर्ट, जो सिविल कोर्ट होगा, विल डील विद ऑल द मैटर्स। ठीक है, वो सूट ऑफ सिविल नेचर के जो होंगे वो सारे मैटर्स को डील करेगा। ठीक है, अगर वो एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली वर्ड नहीं है। रेवेन्यू मैटर को आपका एक्सप्रेसली बार कर रखा है सेक्शन 5 के तहत। जो सीपीसी में आपका सेक्शन 5 है, उसमें ये कहा गया है कि रेवेन्यू मैटर के केस में रेवेन्यू कोर्ट्स का जो है एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन होगा और रेवेन्यू मैटर्स में आपका सिविल कोर्ट का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होगा। यही सेम चीज़ रिपीटेड जो की गई है, ये आपका 206 ऑफ यूपी रेवेन्यू कोड में रिपीट की गई है। यही बताया गया है कि कोई भी सिविल कोर्ट का जो है जुरिस्डिक्शन नहीं होगा कि दैट द कोर्ट शैल एंटरटेन एनी सूट एप्लीकेशन और प्रोसीडिंग। सो इसका मतलब क्या है कि कोई भी सिविल कोर्ट विल नॉट एंटरटेन एनी सूट एप्लीकेशन और प्रोसीडिंग। ठीक है, ना कोई ऑर्डर पास करेगा, ना कोई डिसीजन पास करेगा, कोई भी मैटर जो कि आपका स्टेट गवर्नमेंट, बोर्ड, रेवेन्यू कोर्ट या रेवेन्यू ऑफिसर इस कोड के अंतर्गत एम्पावर है डिसाइड करने के लिए। ठीक है, या डिटरमिन करने के लिए। तो उन केस में आपके सिविल कोर्ट्स का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होगा। तो सिविल कोर्ट का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होगा, ये हमारा क्लियर है। और ये आपके सेकंड शेड्यूल में भी स्पेसिफाई कर रखा है। ठीक, और कॉलम 3 में आपको जो थर्ड शेड्यूल है उसमें ये बताया गया है कि रेवेन्यू कोर्ट और रेवेन्यू ऑफिसर किसी भी सूट को, किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी प्रोसीडिंग को आपका जो है, क्योंकि आपका कॉलम 2 में बताया गया है थर्ड शेड्यूल के, उसके हिसाब से आपका इन जो रेवेन्यू कोर्ट और रेवेन्यू ऑफिसर का आपका जुरिस्डिक्शन होगा टू डील विद एनी सूट एप्लीकेशन और आपका प्रोसीडिंग। ठीक है, फर्स्ट अपील किस पे जाएगा? तो फर्स्ट अपील आपका प्रोवाइडेड है कॉलम 2 ऑफ आपका थर्ड शेड्यूल में। जो ऑफिसर या कोर्ट दे रखे हैं वो बताते हैं कि आप जो है किसी भी, जो कॉलम 2 में आप जो सूट एप्लीकेशन और प्रोसीडिंग डालते हो कॉलम 2 के हिसाब से। ठीक है, कॉलम 2 के हिसाब से आप वो डालोगे। फिर उसके बाद अगर आप उस डिसीजन से एग्रीड महसूस कर रहे हो तो आप फर्स्ट अपील किस पे कर सकते हो? जो कि आपका कॉलम 4 में फर्स्ट अपील के ऑफिसर्स या कोर्ट दे रखे हैं, आप उन पे जो है भैया क्या कर सकते हो, वो कर सकते हो, अपील कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट अपील सेल ऑल्सो लाई अगेंस्ट। ठीक है, एक तो ये हो गया। और कौन कौन से मैटर्स पे आपकी अपील लाई करती है फर्स्ट अपील? तो कोई भी जो आपका सेक्शन 47 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में दे रखा है उन मैटर्स पे। कोई भी आपका 104 जो कि ऑर्डर से रिलेटेड अपील होती है 104 के अंतर्गत। ठीक है, या उससे रिलेटेड कोई भी मैटर है तो आप फर्स्ट अपील कर सकते हैं। तीसरा है आपका ऑर्डर 43 रूल 1। ठीक है, ऑर्डर 43 रूल 1 में भी आप जो है कर सकते हैं। ऑर्डर 43 रूल 1 भी 104 से रिलेटेड ही है, जिनमें कुछ मैटर्स में आपका अलाउड करते हैं अपील को। ठीक है, तो आप उसमें अपील कर सकते हैं। और लिमिटेशन पीरियड जो फर्स्ट अपील का दे रखा है वो 30 दिन दे रखा है, जिस दिन से आपकी डिग्री पास हुई है। ठीक है, उसके बाद सेकंड अपील आपका 208 में प्रोवाइडेड है। 208 में सेकंड अपील कहता है कि क्या कहते हैं, सेकंड अपील आप जो है फाइल कर सकते हो
अगर आप एग्रीड महसूस कर रहे होते हो जो फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने कोई भी डिसीजन आपका दिया है या डिक्री पास की है उससे आप अगर एग्रीड महसूस करते हो तो आप सेकंड अपील जो है दायर कर सकते हो। ठीक है, सेकंड अपील जो दायर करोगे वो कॉलम 5 में आपके कोर्ट ऑफिसर दे रखे हैं, उनके हिसाब से आप सेकंड अपील कर सकते हो। ठीक है, तो अपीलेट कोर्ट आपका जो फर्स्ट अपीलेट कोर्ट है वो आपका सेकंड अपील एंटरटेन नहीं करेगा जब तक कि सब्सटेंशियल, मतलब जो अपीलेट कोर्ट कब सेकंड अपील वो नहीं करेगा एंटरटेन जब तक कि आपका जो है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व नहीं है। इफ़ देयर इज सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व देन ओनली द सेकंड अपील विल बी एंटरटेन। ठीक है, उसके बाद आपका है लिमिटेशन पीरियड। ये तो हम सेकंड अपील का केस जब सेक्शन 100 देखते हैं सीपीसी का, उसमें भी कहा गया है कि देयर शैल बी द सब्सटेंसिव क्वेश्चन ऑफ लॉ इन केस ऑफ सेकंड अपील। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी बोला गया है। लिमिटेशन पीरियड इन सेकंड अपील के केस में क्या होता है, 90 डेज होता है। 90 डेज कौन सी डेट से, जिस डेट से आपने डिक्री जिसके खिलाफ आप सेकंड अपील में जा रहे हो वो पास हुई है उसके। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डज सिविल कोर्ट हैव द जुरिस्डिक्शन टू ट्राई रेवेन्यू मैटर्स? तो ऑफ कोर्स इट हैज़ नो जुरिस्डिक्शन। ठीक है, और राइट ए नोट ऑन एक्सक्लूजन ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोड बाय यूपी रेवेन्यू कोड। आपको नोट लिखना है कि किस तरह से जो है एक्सक्लूजन प्रोवाइडेड है यूपी रेवेन्यू कोड में सिविल कोड्स का, और एक्सप्लेन द जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोड एंड रेवेन्यू कोड अंडर यूपी रेवेन्यू कोड। तो यह एक्सप्लेन कीजिए सिविल कोड का कोई जुरिस्डिक्शन है भी या रेवेन्यू कोड का क्या जुरिस्डिक्शन है आपका यूपी रेवेन्यू कोड 2006 के तहत। तो ये हम देखते हैं। तो ये है आपका कि 206 आपका प्रोवाइड ही कराता है कि सिविल कोड का कोई भी आपका जुरिस्डिक्शन है ही नहीं। ठीक है, तो जुरिस्डिक्शन नहीं है तो कोई भी आपका सिविल कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगा, एक्सरसाइज नहीं करेगा जुरिस्डिक्शन किस मैटर्स में, कोई भी सूट एप्लीकेशन जिसके लिए स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड रेवेन्यू कोर्ट रेवेन्यू ऑफिसर एम्पावर्ड है इस कोर्ट के द्वारा ऑथराइज हैं कि वही डील करेंगे, तो भैया उसमें सिविल कोड का कोई भी जुरिस्डिक्शन होगा नहीं। कोई भी मैटर जो सेकंड शेड्यूल ऑफ यूपी रेवेन्यू कोड में आपका मेंशन है उसमें नहीं होगा। कोई भी मैटर जो कॉलम 3 ऑफ थर्ड शेड्यूल में मेंशन है उसमें नहीं होगा। कॉलम 3 ऑफ थर्ड शेड्यूल में भी वही मैटर्स थे, और कोई भी सूट या एप्लीकेशन जो आपकी स्पेसिफाइड है कॉलम 2 ऑफ थर्ड शेड्यूल में उसमें कोई भी आपका जो है जुरिस्डिक्शन नहीं होगा सिविल कोड्स का। ओनली एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन विल लाई टू whom, to revenue courts and revenue officers. ठीक है, thus in simple words all the matters specified as above comes under the exclusive jurisdiction of revenue court and no civil court shall exercise jurisdiction unless authorized by UP revenue code 20 यानी कि 2006। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया है और सरल शब्दों में ये कहा गया है थस यानी अथा, सरल शब्दों में ये कह सकते हैं जो भी आपके मैटर ऊपर स्पेसिफाई किए गए हैं, ऊपर बताए गए हैं, तो उनमें जो है एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन आपका रेवेन्यू कोर्ट्स का होगा, और कोई भी सिविल कोर्ट यानी कोई भी दीवानी अदालत आपका कोई भी जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगी, अभ्यास नहीं करेगी जो कि आपका यूपी रेवेन्यू कोड में अथोराइज्ड है। ठीक है, जब तक आपका यूपी रेवेन्यू कोड अथोराइज नहीं करता है तब तक आपका कोई भी सिविल कोर्ट आपका एक्सरसाइज नहीं करेगी। ठीक है, सिविल कोर्ट एक्सरसाइज करेगी जुरिस्डिक्शन कब करेगी, जब आपका यूपी रेवेन्यू कोड स्पेसिफिकली ऑथराइज करे, देन ओनली। ठीक है, अदरवाइज नो, अदरवाइज तो जनरल प्रिंसिपल ऑफ सीपीसी विल अप्लाई ना, तो दैट विल सी, वो तो हम सीपीसी पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, अभी यहाँ तक यूपी रेवेन्यू कोड तक सीमित रखते हैं अपने आप को। तो डिस्प्यूट रिगार्डिंग जुरिस्डिक्शन, मतलब डिस्प्यूट अगर मान लो डिस्प्यूट है कोई कि किसका किस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होगा, तो वो 206 क्लॉज 3 में बताया गया है। अगर कोई जुरिस्डिक्शनल डिस्प्यूट है, ठीक है, किसी भी सूट एप्लीकेशन और प्रोसीडिंग से रिलेटेड, ठीक है, तो वो अपीलेट रिविजनल या एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के द्वारा आपका एंटरटेन नहीं किया जाएगा अनलेस जो ऑब्जेक्शन आपने जो है या तो फर्स्ट इंस्टेंस पे या अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पे ले लिया गया है जिसमें आपके इशू सेटल हो चुके हैं, या फिर जो है सेटलमेंट से पहले आपने ऑब्जेक्शन ले लिया है। ठीक है, या फिर सेटलमेंट के बाद भी हो सकता है इफ़ यू शो दैट देयर इज़ कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस, इट इज़ एज सिमिलर टू 21 ऑफ सीपीसी। ठीक है, तो उसकी तरह से आप समझ सकते हो, उसमें भी जो बार का सेम दे रखा है ना कि जुरिस्डिक्शनल ऑब्जेक्शन आप कैसे रेज करते हो, कब रेज करने चाहिए, बिल्कुल सेक्शन 21 के हिसाब से दे रखा है। उसमें 3 पॉइंट होते हैं, या तो आपका जो है फर्स्ट इंस्टेंस पे देखना चाहिए, या कोई भी अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी है, या आपका जो है सेटलमेंट हो गया है। ठीक है, या सेटलमेंट होने से पहले आपको, अगर फिर भी नहीं करते हो आप इन 2-3 जो स्टेज बताई हैं उस पर नहीं करते हो, देन यू मस्ट शो दैट देयर वाज अ कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस इफ़ ऑब्जेक्शन
is not cured या jurisdiction is not cured, there will be material injustice to the party, ठीक है, ये आप शो करना पड़ेगा आपको। आप सेक्शन 214 देखते हैं। सेक्शन 214 आपका फर्दर प्रोवाइड कराता है, अनलेस अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय और अंडर दिस कोड द प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ CPC एंड द लिमिटेशन एक्ट 1963 shall apply to every suit, application और proceeding under this code। आपका सेक्शन 214 आपका प्रोवाइड कराता है कि आपका जब तक कि अब इस कोड के द्वारा अगर प्रोवाइडेड नहीं है तो प्रोविज़न ऑफ CPC और आपका जो है क्या कहते हैं लिमिटेशन, वो आपका अप्लाई करेगा हर एक सूट, एप्लीकेशन और प्रोसीडिंग पे, ठीक है। तो ये मतलब जनरल नोशन यही है कि जो भी प्रोसीजर CPC या सिविल प्रोसीजर कोड में अप्लाई होता है या फिर लिमिटेशन एक्ट में जिस तरह से प्रोसीजर चलता है, मान लो सेक्शन 5 में आपका कंडोनेशन ऑफ डिले है तो वो भी आपके जनरल लागू होगा। अगर मान लो पीरियड ऑफ लिमिटेशन के तहत आप नहीं आते और आप सफिशिएंट कॉज शो कर देते हो कि क्या कहते हैं आप इस वजह से नहीं आ पाए, आपकी तबीयत ख़राब थी या आपकी बीवी की तबीयत ख़राब थी, मतलब जो भी आपका सफिशिएंट कॉज होता है तो आपका सेक्शन 5 के तहत कंडोन की जा सकती है डिले, ठीक है। तो वो जनरल प्रिंसिपल्स जो आपके लागू होते हैं, जो जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस है CPC और लिमिटेशन एक्ट का, दैट विल नॉट बी गॉन अवे विद, ठीक है। उसको तो हम नहीं डिनाई कर सकते अनलेस इट इज़ एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, ठीक है। अगर ये एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड है तभी हम जो है उससे अलग जा सकते हैं, अदरवाइज वी विल फॉलो द जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस ऑफ CPC एंड लिमिटेशन एक्ट, ठीक है, बिकॉज दे आर द बेसिक स्ट्रक्चर एक्चुअली, ठीक। उसके बाद आपका आ जाते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ रिवीजन एंड रिव्यू अंडर द कोड, ठीक है, कि रिवीजन और रिव्यू का क्या ग्राउंड है कोड के अंतर्गत, वो देख लेते हैं हम। देखिए रिवीजन आपका 210 में दे रखा है और रिव्यू आपका जो है रिव्यू आपका 211 में दे रखा है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा रिवीजन होता क्या है, ठीक। देखिए रिवीजन वहाँ होता है जहाँ आप जो है ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड ये होता है कि आपने जुरिस्डिक्शनल एरर कर दिया है कोई, ठीक है, आपके अंदर जुरिस्डिक्शन नहीं था फिर भी आपने जो है मैटर डिसाइड कर लिया, उस केस में आप रिवीजन में जाते हो, ठीक है। जनरली 115 ऑफ CPC कहता है कि रिवीजन आप हाई कोर्ट में जाते हो, ठीक है, और CRPC के हिसाब से तो कोर्ट ऑफ सेशन और क्या कहते हैं आपका हाई कोर्ट दोनों को रिविजनल पावर दी गई है, लेकिन CPC में स्पेशली जो है आपका सिर्फ हाई कोर्ट को रिविजनल पावर दे रखी हैं 115 के हिसाब से। अब देखो ये तो बेसिक आपको रिवीजन का मैंने मतलब बता दिया। रिवीजन का मतलब होता है कि आप कोई भी चीज़ जो है दोहराते हो, ठीक है, दोहराना। रिव्यू का मतलब होता है दोबारा देखना, ठीक है, दोहराने और दोबारा देखने में अंतर है। दोबारा देखना होता है कि जस्ट हमने जो है आई व्यू ले लिया, ठीक है, जो हमने देखा है उसी को हमने देख लिया। रिवीजन होता है कोई दूसरा व्यक्ति जब देखता है, तो ये डिफरेंस होता है रिवीजन और रिव्यू में, ठीक। ये आपका जनरल आपको मैंने समझा दिया। अब देखते हैं क्या है इसमें। 210 प्रोवाइड कराता है अगर कोई भी बोर्ड या कमिश्नर, ठीक है, वो अपने स्वतंत्र उस पर स्वविवेक पे यानी कि मे कॉल यानी अपने डिस्क्रिशन पे, ठीक है, कोई भी रिकॉर्ड ऑफ सूट या प्रोसीडिंग को बुला सकता है। अब वो किसके द्वारा डिसाइडेड है? सबऑर्डिनेट रेवेन्यू कोर्ट के द्वारा डिसाइडेड है, जिसमें कि आपकी अपील नहीं लाई करती है। जब आपका अपील नहीं लाई करती है और मान लो कोई पार्टी एग्रीड महसूस कर रही है, जो है बोर्ड को लग रहा है या कमिश्नर को लग रहा है कि हाँ गलत डिसीजन हुआ है और उसमें अपील है नहीं, तो वो आप रिवीजन कॉल कर सकती हैं, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ सेटिस्फाइंग इटसेल्फ, खुद को संतुष्टि के लिए, और हिमसेल्फ, ठीक है, या तो इटसेल्फ किसके लिए यूज़ हुआ है? बोर्ड के लिए, कमिश्नर के लिए हिमसेल्फ यूज़ हुआ है। एज टू द लीगैलिटी और प्रॉपराइटी ऑफ एनी ऑर्डर पास, ठीक है, कोई भी आपका जो ऑर्डर पास्ड है उसकी लीगैलिटी क्या है, उसकी वैधिकता क्या है, वो क्या विधि के मतलब आपने जो है लॉ के अधीन रहते हुए किया है, या उसकी जो है आपकी प्रॉपराइटी क्या है, आपने किस बेसिस पे आपने उसको डिसाइड किया है, उसका आधार क्या है, ठीक है। और तो इन सच सूट और प्रोसीडिंग इफ सच सबऑर्डिनेट कोर्ट अपीयर्स टू हैव, ठीक है, क्या देखेंगे अगर उनको लगता है कि जो सबऑर्डिनेट निम्न स्तर का जो कोर्ट है, उनके जो सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है वो मतलब लग रहा है कि उसने जो है कैसे किया है, प्रतीत होता है कि उसने एक्सरसाइज अ जुरिस्डिक्शन नॉट वेस्टेड इन इट बाय लॉ, यानी कि लॉ ने उसके अंतर्गत जुरिस्डिक्शन को वेस्ट नहीं किया है, निहित नहीं किया है, बट ही हैज़ एक्सरसाइज और बोर्ड मतलब द सबऑर्डिनेट कोर्ट हैज़ एक्सरसाइज अ जुरिस्डिक्शन, ठीक है, विच इज़ नॉट वेस्टेड इन इट बाय लॉ, ठीक है। दूसरा फेल टू एक्सरसाइज, अगर आपके पास जुरिस्डिक्शन है एंड देन यू फेल टू एक्सरसाइज दैट जुरिस्डिक्शन सो वेस्टेड, ठीक है। थर्ड है आपका एक्टेड इन एक्सरसाइज ऑफ सच जुरिस्डिक्शन इलीगली, यानी कि आपने जो है इलीगली कोई जुरिस्डिक्शन आपका जो है एक्सरसाइज कर लिया है और विद मटेरियल इरेगुलरिटी
और आपने जो है किसी भी जो है आपका मटेरियल अनियमितता, जो अनियमितता होती है, जैसे रेगुलरिटी हो गई, कोई चीज़ जो चली आ रही है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। मटेरियल इरेगुलरिटी होती है, कोई चीज़ आपकी नियम के अनुरूप नहीं है, आपने अनियमितता उसमें बरती है, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई अनियमितता है, जैसे मान लो जुरिसडिक्शन आपका आता है और दूसरे बंदे ने आपका डील कर लिया, तो अनियमितता होगी ना। तो उसी हिसाब से अगर कोई अनियमितता होती है तो बोर्ड या कमिश्नर जैसा भी उनको उचित लगता है तो वो आपका जो है कोई भी ऑर्डर पास कर सकते हैं जैसा वो उचित समझें, ठीक है। रिव्यू आपका सेक्शन 211 में प्रोवाइडेड है। रिव्यू कहता है कि बोर्ड ऑफ इट्स ओन मोशन ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी इंटरेस्टेड रिव्यू एनी ऑर्डर पास्ड बाय इट्स सेल्फ, ठीक है। खुद के द्वारा जो ऑर्डर पास किया गया है तो बोर्ड इसमें रिव्यू कर सकेगा खुद के मोशन पे या एप्लीकेशन ऑफ द पार्टी के इंटरेस्टेड, यानी यानी तो खुद कर सकते हैं या पार्टी कर सकती है। तो वो ऑर्डर को जो है अपने जो ऑर्डर को रिव्यू कर सकते हैं और ऐसे ऑर्डर को पास कर सकते हैं जैसा वो उचित समझे। अब रिव्यू के ग्राउंड क्या होंगे? तो रिव्यू के ग्राउंड होते हैं कि क्या कहते हैं, डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड इम्पोर्टेंट मैटर ऑफ एविडेंस। मान लो उन्होंने कोई नए या जो है महत्वपूर्ण मैटर ऑफ एविडेंस को उन्होंने खोजा है, या कोई भी मिस्टेक या एरर उनके फेस ऑफ रिकॉर्ड पे अपरेंट है, उनको लग रहा है कि हाँ ये मिस्टेक है, सामने ही दिख रहा है, ठीक है। या फिर कोई भी सफिशेंट रीज़न जो वो उचित समझे, कोई भी आपका जो है सफिशेंट रीज़न जो उनको लगे कि हाँ भैया रिव्यू होना चाहिए, ठीक है। ऑर्डर पास ऑन रिव्यू शैल नॉट बी रिव्यू। जो रिव्यू में आपने ऑर्डर पास किया गया है उसको दोबारा आप जो है रिव्यू में नहीं जा सकते, वो दैट शैल बी द फाइनल, ठीक है। उसके बाद आप क्या है, व्हाट इज़ द पेनल्टी प्रोवाइडेड अंडर द कोड ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ बाउंड्री मार्क्स, ठीक है। बाउंड्री मार्क्स आपने डिस्ट्रक्ट कर दिए, आपने हटा वटा दिया है, तो उसके लिए क्या पेनल्टी प्रोवाइडेड है रेवेन्यू कोड के अंतर्गत, वो देखते हैं। तो आपका पेनल्टी जो प्रोवाइडेड है वो 227 में प्रोवाइडेड है। अगर कोई पर्सन विलफुली डिस्ट्रॉय करता है या इंजर करता है, ठीक है, बिना किसी लॉफुल अथॉरिटी के, ठीक है, बिना किसी से पूछे पाछे, बिना किसी व्यक्ति की परमिशन लिए, लॉफुल अथॉरिटी की परमिशन लिए आप जो है कोई भी बाउंड्री मार्क्स को रिमूव करते हो, ठीक है, जो कि क्या कहते हैं लॉफुली आपका जो है गड़ा हुआ है। देखो जैसे मान लो पत्थर गड़े हुए होते हैं या कहीं पाइप गड़े हुए होते हैं बाउंड्री मार्क्स, एक तो ज़मीन पे पाइप्स गड़े होते हैं, ज़मीन के बाउंड्री मार्क्स होते हैं, एक होता है गांव के बाउंड्री मार्क्स, ठीक है। तो दो तरह के विलेज में बाउंड्री मार्क्स होते हैं, ये मैंने बाउंड्री मार्क्स समझाया था तब मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो टेन्योर होल्डर से रिलेटेड होता है या विलेज से रिलेटेड होता है बाउंड्री मार्क्स, आप उसको हटाते हैं, वो लॉफुली इरेक्टेड था आप उसको हटाते हैं फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स, ठीक है। चैप्टर 4 के तहत था बाउंड्री मार्क्स या फिर टाइम बीइंग इन्फोर्स किसी लॉ के तहत वो इरेक्टेड था, आप उसको हटाते हो तो आपको जो है तहसीलदार क्या कर सकता है, ही मे बी ऑर्डर्ड बाय द तहसीलदार टू पे सच अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपये। तो आपको 1000 रुपये पे करना पड़ेगा, तहसीलदार जैसा बोलेगा आपको, पर ईच मार्क्स, प्रत्येक मार्क्स के लिए जो आपने डिस्ट्रॉय किया है, इंजोर किया है, रिमूव किया है, ठीक है, उसके लिए। एज मे इन द ओपिनियन ऑफ तहसीलदार बी नेसेसरी टू डिफ्रे, ठीक है, द एक्सपेंसेस ऑफ रिस्टोरिंग द सेम और रिगार्डिंग द इन्फॉर्मेंट इफ एनी, ठीक है। अब मान लो तहसीलदार चाहे, मतलब तहसीलदार को जो उचित लगा है उतनी दे देगा, 1000 मैक्स दे रखा है इसमें, तो आप जो है इतना एक्सपेंस देंगे। और इतना एक्सपेंस किस चीज़ के लिए देंगे, जो आपका एक्सपेंस उसमें खर्चे में लग सकता है या फिर जिस व्यक्ति ने आपको इन्फॉर्मेशन दी है उसको आप रिवार्ड देना चाहते हो उस सेंस में, ठीक है। द रिकवरी ऑफ डैमेज शैल नॉट डिबार प्रोसिक्यूशन ऑफ एनी ऑफेंस अंडर द इंडियन पिनल कोड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच डिस्ट्रक्शन, इंजरी और रिमूवल, ठीक है। मान लो डिस्ट्रक्शन के दौरान कोई इंजरी हुई है, ठीक है, और डिस्ट्रक्शन ही कॉज करने में आपका एक ऑफेंस कोई निर्मित होता है आईपीसी के तहत, या फिर रिमूवल करने में भी कोई आपका जो है ऑफेंस होता है, तो आप उसका प्रोसिक्यूशन भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तहसीलदार ने आपसे 1000 रुपये ले लिए तो आपके पास वो प्रोसीडिंग नहीं चलेगी, आपके पास प्रोसीडिंग चलेगी। तो यही कहा गया है, द रिकवरी ऑफ डैमेज शैल नॉट डिबार प्रोसिक्यूशन ऑफ एनी ऑफेंस अंडर आईपीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच डिस्ट्रक्शन, इंजरी और रिमूवल। तो यहाँ आपका जो भैया यूपी रेवेन्यू कोड ख़त्म होता है, ठीक है। कोई भी त्रुटियाँ हों वो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है, और सुधारने की कोशिश की जाएगी। बाकी देखो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और यूपी रेवेन्यू कोड आपका ख़त्म हो गया है। धन्यवाद।